सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं आज की सूरत हाल की। आपको पता है कि जिस तरह आखिरी जो 2-3 हफ़्ते थे उसके अंदर बड़ी तेज़ी से कानून साजी अमल में आई और पार्लियामेंटेरियंस ने एक नहीं कई बिल्स अप्रूव कराए। अच्छा, हैरत की बात यह है कि कई चीज़ों पे लगता था कि उसूली तौर पे पीटीआई को और दूसरी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ भी है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। मिसाल के तौर पे जो पेमरा एक्ट की बात की जा रही थी उसके ऊपर लोगों ने कहा कि ये बिल पास होना थोड़ा मुश्किल होगा और इससे सहाफ़त पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक कदगन पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने जो सिनेरियो है, ये बिल पास हो चुका है, इसको मोहर भी मिल चुकी है सदारती ऑफिस से भी। सिवाय इसके कि कई बिल्स के को मंजूरी दी गई, सिर्फ एक बिल ऐसा है जिसकी तरमीम के हवाले से सदर मोहतरम ने भी एतराज़ उठाया एंड दैट हैज़ बिन रिटर्न। ये बिल कौन सा है, इसमें क्या चीज़ दर्ज है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल वापस भिजवा दिया, जिसमें पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी के अख्तियार देने से मुताल्लिक है। सदर मुमलिकत ने नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल, न्यूज़ पेपर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन बिल भी वापस भिजवा दिए। सदर ने होराइजन यूनिवर्सिटी बिल, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, NFC इंस्टीट्यूट मुल्तान तरमीमी बिल, नेशनल कमीशन बराए इंसानी तरक्की और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल भी वापस भिजवाते हुए हिदायत की कि पार्लियामेंट बिल्स पर दोबारा गौर करे। सदर मुमलिकत ने पैमरा तरमीमी बिल 2019 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। जी जनाब आली, और दूसरी तरफ जिस तरह कि आपको पता है कि सबसे बड़ा सवाल ये था कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होंगे। काकर साहब के इस मनसब को और इस ऑफ़िस को संभालने के बाद हमने ये देखा कि कई आवाज़ें अभी भी आ रही हैं तनक़ीद की। सियासी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब का कहना है कि ये फ़ैसला मुश्तरका फ़ैसला नहीं था। इसके अलावा कई सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं। अख्तर मेंगल साहब का भी नाम आ रहा है, जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात की एक लंबी फहरिस्त है। दूसरी तरफ डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने इसके हवाले से बिल्कुल ही एक अलग बयान दिया है। आइए वो स्टेटमेंट भी आपको सुनवाते हैं। आप सिलेक्टेड हाइब्रिड रिजीम है, उसके बाद ये हाइब्रिड 2.0 नहीं थे तो और क्या थे? जिन्होंने फैसला कराना था उन्होंने करा लिया। इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं केयर टेकर, उस पर क्या एतराज़ है? तो मैं समझता हूँ एक बेहतर आदमी है जिनके ऊपर अभी तक किसी ने मैंने नहीं किसी से कोई बहुत बड़ा उज़र या बहुत बड़ा कोई एतराज़ सुना। मुख्तलिफ नाम चल रहे थे और खुरीशा साहब की मैंने खुद स्टेटमेंट देखी थी जब उन्होंने कहा कि 5 नाम हमने दिए, इस तरह बाकी इत्यादि जमातों में दिए होंगे। और आपके साथ मैंने प्रोग्राम की इस्लामाबाद में 6-7 वज़ीर-ए-आज़म भी घूम रहे थे, 2-3 तकरीरें भी तैयार कर ली थी। जी जनाब आली, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2 सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। सबसे पहले जी इम्तियाज़ गुल साहब को शो में वेलकम करेंगे और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को। ये तमाम मामलात उनके सामने रखते हैं कि नंबर 1 बड़ा स्ट्रॉन्गली कंडेम कर रहे हैं लोग जो पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हुई हैं उनके साथ सलूक को। उनके लिए अदालत का दरवाज़ा, बेल का दरवाज़ा, यहाँ तक कि अपने वकला और फैमिली मेम्बर से मिलना भी मुश्किल है। इसी बात को लेकर सबसे पहले चलते हैं हमीद गुल साहब। ये अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये मेरे ख़्याल में आने वाले वक्तों में शायद एक मुश्किल बन सकता है इस वक्त के रजीम के लिए, तमाम सियासतदानों के लिए, कि ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक राइट्स होते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के और या ख़ास तौर पे ऐसे किसी शख्स के जो कि माजी में मुल्क का वज़ीर आज़म भी रह चुका हो, आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? आप समझते हैं कि तमाम हुकूक की पासदारी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे पहले एक और सवाल भी जन्म लेता है और वो ये है कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत को ऐसे जो बिल थे उनको पास करना और उनको जो है वो आगे फॉरवर्ड करना उनको ज़रूरत समझी गई। उसकी वजह ये थी कि एक बहुत झुकाव नज़र आ रहा था हमारे ऐवान जो इंसाफ है उसके अंदर, एक वाज़े नज़र आ रहा था कि कुछ फेवरेटिज्म चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद हुकूमत जो पहले तकरीबन 14 महीने तो सोई रही, आखिर में आके बिल्कुल जिसको कहते हैं हैप-हैडेडली उन्होंने बिल्स पास करना शुरू कर दिए। एक अंबार उन्होंने खड़ा कर दिया और एक मिनट के अंदर जो है वो बिल पास हो रहे थे। लेकिन इसके ऊपर कितना उन्होंने थॉट प्रोसेस किया, ये मेरा ख्याल है क्वेश्चनेबल है। और ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन,
यही जमहूरियत है और ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे का ज़ेवर हुआ करता है। और अगर आप ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो मुआशरे के अंदर उबाल पैदा होता है। मुआशरा जो है वो स्टीम आउट करने के लिए, उसको वेंट आउट अब्दुल्ला साहब, लेकिन आपने जिस तरह चाहिए। कहा कि एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, कानून साजी के अमल से पहले उसको थरली सोचना है, उस पर सोच विचार करना है, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल से देखें तो ऐसा लगता है कि जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता डीरेल हो रही है। हमारी पार्लियामान, हमारी असम्बलीज़, हमारी कैबिनेट वो काम नहीं कर पा रही जिसके लिए अवाम ने उनको वोट दिया था। अगर मैं इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ ये सवाल लेके आऊँ, जब PTI की रजीम थी तो हमने देखा कि ऑर्डिनेंसेस का एक लंबा अंबार था। बल्कि ये सवाल अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ ही लेके चलते हैं, बिकॉज इम्तियाज़ साहब से अभी हमारी कनेक्टिविटी हुई नहीं है। PTI के दौर में हमने देखा कि ऑर्डिनेंसेस की भरमार थी। उसके बाद जो ये 16 माह का निगरान तो नहीं कहूँगी इसको, ये जो कंप्लीट सेटअप था PDM से रिलेटेड जो पूरा हुकूमती सेटअप था, उसमें हम देखते हैं कि ये धड़ाधड़ बिल सामने आए हैं। और अब इसके बाद फिर निगरान सेटअप के लिए भी कहा जा रहा है कि जो उसका सबसे बड़ा डिलीवरेबल होता है कि 90 दिन में इलेक्शंस कराना, सेंसस की वजह से, हल्का बंदियों की वजह से शायद ये हदफ भी हम पा ना सकें। तो आप समझते हैं कि हम एक तसलसल से जमहूरी निज़ाम में इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं? देखें, जो आपका सवाल है वो बड़ा ही अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इसलिए क्योंकि जो लोगों का एतबार उठ जाना जमहूरियत और जमहूरी इदारों से, ये ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि अगर जमहूरियत डीरेल हो रही है तो इसके अंदर हाथ किसका है? क्या कोई एक्सटर्नल पावर्स हैं या ये अपने खुद ही टाइम बॉम्ब इन्होंने अपने ऊपर लगाया हुआ है? तो नज़र ये आता है कि अगर वज़ीर आज़म साबिक जो है वो ये कहते हैं कि जी मुझे इदारों की ज़रूरत पड़ती थी बिल पास कराने के लिए, और एक एक दिन में 29 बिल पास करवाए गए। उन तमाम बिलों में अवाम नास की गुर्बत और उनकी बेरोज़गारी के हवाले से कोई बिल नहीं था। आम आदमी के लिए इंसाफ के हवाले से कोई बिल नहीं था। और अब भी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि जो बेचारा एक मजबूर पाकिस्तानी है, मजलूम पाकिस्तानी है, उसके हवाले से कोई बात नहीं हो रही। अभी ये निगरान अब्दुल्ला साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है, जैसे अभी हमने एक शॉर्ट भी आपको सुनाया, जो सीनियर सियासतदान हैं, क्या आपको लगता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिकिंग? क्योंकि हमें ये भी पता है कि अब PDM नज़रियाती तौर पर तो एक नहीं थी, अब इन सब ने इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है, अपने अपने हल्कों में जाना है, तो एक नैरेटिव भी बनाना है। तो इनके बीच में जो फॉल्ट लाइन्स थी, जो शगाफ थे, वो अब बड़े आया हो रहे हैं। जैसे आज बात की जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर कंसेंसस नहीं था और कंसल्ट नहीं किया गया। आज ये बात करना आपके ख्याल में PDM के जो मुख्तलिफ शुरका हैं उनके लिए सही है? एक्चुअली जो झूठ की सियासत होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि लोगों का एतबार जमहूरियत से क्यों उठता है, क्योंकि जब उनको ये देखते हैं कि अवाम गरीब हो रही है और हुक्मरान और सियासतदान अमीर हो रहे हैं, तो यही एक बुनियादी जो मेरिट का मसला है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। अब जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है। अब ये इल्ज़ाम जो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, भाई आप जब वहाँ मौजूद थे हम तो जानते थे कि आपके नज़रियाती इख्तलाफात हैं। आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इनकी जो बीच चौराहे इनकी हड्डियाँ फूटेगी, और ये अभी तो बहुत कुछ होना है। आप देखेंगे कि ये फिर उसी रविश पे आएंगे कि एक दूसरे के पेट फाड़ रहे होंगे, उनको सड़कों पे घसीट रहे होंगे। ये बहुत जल्द स्टेज आने वाली है। लेकिन असल मसला ये है कि जब आप मौजूद थे, ये सियासतदानों का एक रविश बनते हैं, वेरी सॉरी टू से, कि ये जब चले जाते हैं हुकूमत से तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ इदारों पे भी करते हैं, एक दूसरे पे भी करते हैं, हुकूमती जो महकमे होते हैं उन पे भी करते हैं, सहाफ़ियों पे भी करते हैं। लेकिन जब ये हुकूमत में होते हैं तो ये ऑल प्रोटेक्शन जो है ना मोड में चल रहे होते हैं और हर चीज़ इनको जो है वो अच्छी लग रही होती है। लेकिन जब ये बाहर चले जाते हैं तो इनको एतराज़ हो जाता है। देखिए ना, बात यह है कि 9 मई को जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन क्या उससे पहले जो है वो ईंट से ईंट नहीं बजाई जा रही थी? क्या उससे पहले जनरल बाजवा का नाम लेके उनको जो है नवाज शरीफ चार्जशीट नहीं कर रहे थे? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन असल मसला यह है कि सर सवाल ये भी पैदा होता है कि सर इफ़ आई में इंटरप्ट यू बिकॉज आखिरी चंद मिनट होंगे मेरे पास। PDM का जो सबसे बड़ा डिलीवरेबल था जिस पर उन्होंने बार बार बात की, उनका कहना था कि मुल्क में इकनॉमिक तबाही आ रही है, पिछली रजीम इसको संभाल नहीं पा रही है, तभी PDM ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इक़्तिदार संभाला। मुझे ये बताइए, बिल्कुल
जाने से एक हफ़्ता कबल 19 रुपये 95 पैसे पेट्रोल फ़ी लीटर उसकी कीमत बढ़ाई गई। आज के अखबार में ख़बर है दोबारा पेट्रोल और डीज़ल की कीमत फ़ी लीटर 20 रुपये बढ़ाई जा रही है। क्या वो जो अहदाफ PDM ने अपने लिए सेट किए थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, क्या उनमें से कोई भी हदफ वो पा पाई है? नहीं, नॉनसेंस थी वो तो, गुफ्तगू तमाम नॉनसेंस थी। डॉलर कहाँ था, 191 के ऊपर ओपन मार्केट में छोड़ के गए थे। आज ट्रिपल सेंचुरी जो है वो डॉलर की हो गई। आप फ्यूल की प्राइसेस देखें क्या थी क्या नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पिछली हुकूमत, और पिछली हुकूमत ने उससे पिछली हुकूमत के मुकाबले में डबल प्राइसेस कर दी थी, और यही इन्होंने भी किया। जो सबसे बड़ा ये जो वो कहते हैं इनका नैरेटिव कि ये हमने जो है वो एक मुल्क को मुआशी बदहाली और डिफॉल्ट होने से बचाया, बिल्कुल गलत बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो IMF ने आपको लोन दिया उसके ऊपर बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड एज वजीर आजम हैं, जिन्होंने कहा कि आई एम थैंकफुल टू आर्मी चीफ जिनकी वजह से हमें जो है कर्जा मिला। तो फिर इसहाकदार का तो नाम नहीं आया। तो फिर हुकूमत क्या कर रही थी? देखिए ना, अगर IT का काम फौज जो है वो करवा रहे थे, अगर एग्रीकल्चर जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, SIFC का काम जो है वो अगर अफवाज ने करवाया, अगर आपको जो है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज की बात हुई तो फौज ने किया, अगर वो कबाइल जिरगा डायलॉग हो तो वो फौज कर रही है। ये क्या कर रहे थे? इनका तो सबसे बड़ा एक ही बात है, वो बिलावल भुट्टो की तकरीर है, जो आखिरी तकरीर उन्होंने की और वहां उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जनाब हम नाकाम हो गए 16 महीने में, और कहा कि हमारे जो जरदारी और नवाज शरीफ जो है उनकी वजह उन्होंने हमारे लिए जो है वो अच्छा किरदार अदा नहीं किया। ये तो उन्होंने लेकिन मुझे हैरत हुई कि उन्होंने सिर्फ 16 माह का जिक्र किया, उससे पहले भी उनके पास उस सिंध में इख्तिदार था, उस टाइम की उस वक्त की अकाउंटेबिलिटी तो कभी की ही नहीं जाती। 15 साल सिंध के अंदर हुकूमत का तसलसल से जारी है। कमाल ये है कि अभी तक कराची शहर का कचरा नहीं उठाया गया। पागल कुत्तों की आपको याद होगा कि वो वहाँ पागल कुत्ते लोगों को काटना शुरू हो गए, वो आपके सामने है। थरपारकर के अंदर मौत रक्स करती रही और आज तक रक्स कर रही है, किसी ने उसके ऊपर पूछा नहीं। लोग भूख से इस पाकिस्तान में मर गए थरपारकर में, तो उनको बीमारी से वो बच्चे जो है वो मर गए। यानी कि हम बच्चों को देखते तो लगता था इथोपिया या किसी सोमालिया के जो है वो दिखा रहे हैं। आप उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हर आदमी कराची के अंदर लूटा जाता है। बारिश होती है तो आप स्विमिंग पूल बन जाता है पूरा कराची। क्या हो रहा है? पाकिस्तान का 65% जो पैसा है वो सिंध से और कराची से जनरेट होता है, और नतीजा ये है कि ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है, मतलब ये कारकर्दगी है जो बेड़ा गर्क किया है वो तो आपके सामने। लेकिन इसका मतलब है कि जमहूरी अमल तो नहीं चल रहा ना। अगर आपने जितनी तमाम यहाँ पे प्रॉब्लम्स का किया तो लोग फिर वोट फिर भी क्यों दे रहे हैं? ये हलकों से किस तरह जीत जाते हैं? कैसे इनके नुमाइंदेगान मुंतखब हो जाते हैं? सब झूठ होते हैं, बैलेट बॉक्स भरे जाते हैं। सिद्रा बीबी आप तो जानती हैं कि हमेशा ये बातें आती हैं कि जनाब ये वो भाई ये जमहूरियतें और आमरीतें हमें इससे मतलब नहीं है। आम आदमी को खुदा के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको इज्जत से जो है वो उसकी छत चाहिए, उसको जो है इज्जत से उसका इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं कि इंसान के रोटी कपड़ा मकान के अलावा आपके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की नहीं, मैं आपके ये रोटी कपड़े मकान के ऊपर तो मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। इनका ये था नारा, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी इन्होंने लोगों से छीन ली, मकान तो कभी दिया नहीं, और जो कपड़ा था वो भी अब लोगों के जिस्म से उतर रहा है। मैं आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू कि आम आदमी जो है इस टाइम पे 33% जो है वो 2 वक्त की रोटी का भी जो है वो। अब्दुल्ला साहब, वेयर डू यू सी दिस गोइंग? आप मुझे बताएं, जब भी इलेक्शंस होते हैं, जो इनकी कारकर्दगी रही है, जो उसमें गैप्स रहे हैं, जहां डिलीवर नहीं कर पाए हैं, क्या हम आने वाले इलेक्शंस में इसका असर देखेंगे? और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि इलेक्शंस अब तो सब कह रहे हैं कि 90 दिन में तो होते नजर नहीं आ रहे। देखें, ये जो अभी निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने भी पहला तोहफा दिया है, बड़ा खतरनाक तोहफा दिया है। अभी तो काबीना नहीं बनी और तोहफा बड़ा खतरनाक है फ्यूल का। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि मुझे ये लग रहा है कि ये सेटअप प्रोलॉन्ग होगा और इसको एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया जाएगा, एक ऐसे सिस्टम के तौर पर दिखाया जाएगा कि जिसके अंदर टेक्नोक्रेट्स और चंद अच्छे लोग मिल के शायद हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान को सहारा दे पाएं। अगर ये सिस्टम कामयाब हो गया तो फिर तो यही बेहतर है, लेकिन अगर ये सिस्टम कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के पास सिद्रा बीबी ऑल्टरनेट नहीं है, और जब ऑल्टरनेट नहीं होता तो मजबूर होते हैं कि वो जमहूरियत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और बाद में उनको पता चलता है ना जमहूर होते हैं और ना जमहूरियत होती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, अल्लाह
अल्लाह ताला सबकी खैर और आफियत रखे, और हमारे जो सरबराहान हैं, जो लोगों का ये अमानत होती है, जो वोट आपको दिया जाता है, उसको लेकर जब इक़्तिदार में पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला इनको ये तमाम तरीके से तौफीक भी दे, उनके लिए वो तरीके भी, वो रिसोर्सेज भी उनको मैसर करे कि वो आवाम की खिदमत कर सकें। इस वक्त एक आम आदमी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, उसकी तकालीफ़ में ऐसा लगता है कि दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। लेट्स प्रे फॉर एवरीबडी।